तो गाइस वेलकम बैक टू ए लेवल्स बिजनेस 9609। हमारे पास लास्ट एरिया ऑफ द यूनिट वन हम कंप्लीट कर रहे थे। वी स्टार्ट विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है। और बिजनेस ऑब्जेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, जिसके अंदर वी डेवलप द कॉन्सेप्ट के बिजनेस ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं। देन वी डिस्कस द ऑब्जेक्टिव वर्सेस स्ट्रैटेजी। देन वी डिस्कस के हाउ ऑब्जेक्टिव्स आर डिजाइन, what is a particular strategy, along with the concept of importance of setting business objective. Then we discuss the framework that is known as SMART. We are done with it. तो ये जितना भी एरिया है हमारे पास बिजनेस ऑब्जेक्टिव का हम कंप्लीट कर चुके थे। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एडिशनल थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस ऑब्वियसली इन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जो एरिया हमारे पास रह गया आज वो हम कंप्लीट करेंगे और हमारे पास ये वाला एरिया पे कंप्लीट हो जाएगा। सो आ जाए, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास now we have a concept that is known as types of business objective। अब सर टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव? देखो, हर बिजनेस के ओनर के प्रेफरेंसेस डिफरेंट होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स भी डिफरेंट होते हैं बड़े। तो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो सबसे पहली चीज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका सेक्टर कौन सा है, whether the business belongs to the private sector or the business belongs to the public sector। प्राइवेट सेक्टर का मतलब है हमारे पास वो सारे बिजनेसेस दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। पब्लिक सेक्टर का मतलब है कि जो हमारे पास गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस होते हैं। अब जो हमारे पास प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस है उनके तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वी आर डन विद द पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर का तो आइडिया हमारे पास ये है कि जो पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होते हैं कि गवर्नमेंट फोकसेस ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स, कि इकोनॉमी के अंदर जो लोग हैं उनकी नीड्स सेटिस्फाई हो जाए। दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर। दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। देन दे क्रिएट एम्प्लॉयमेंट थ्रू देयर बिजनेसेस। तो हमारे पास जो गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस हैं वो नीड्स पे, वेलफेयर पे, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करते हैं। एंड इट्स वेरी क्लियर कि जो गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस हैं उनके ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन हमारे पास जो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस हैं और प्राइवेटली ओन बिजनेसेस हैं, entrepreneurs हैं जिन्होंने फाइनेंशियल रिस्क लिया है, they have provided the factors of production, they have combined the factors of production and they have taken a risk। तो यहाँ पे उनके पास तो यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमारे पास क्या क्या उन्हें परसू करना है। अब देखो, हमारे पास जो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस है उसकी पूरी लिस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेक अ लिस्ट कि क्या हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर को अचीव करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल, देन the objective of profit satisficing, then they have an objective of expansion, then they have an objective of increase market share, then they have an objective of profit maximization, then they have an objective of CSR, which is known as corporate social responsibility, then they have an objective of increasing shareholders value। ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस सेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट आर सेट बाय द प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस और द प्राइवेटली ओन्ड बिजनेसेस। तो अब यहाँ पे हम एक एक ऑब्जेक्टिव को समझेंगे एंड व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न अ साइकिल एज वेल कि यार ये कैसे सारे एक ऑब्जेक्टिव, एक बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैसे सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता हुआ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ फॉरन से ग्रो करेगा, फॉरन से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा, ऐसा नहीं है। वी कैन नॉट मिस द स्टेजेस, वी कैन नॉट स्किप द स्टेजेस। तो वी आर गोइंग टू डेवलप द होल कॉन्सेप्ट कि कैसे किस तरीके से होगा। तो आज सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल।
अब सर सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, सर्वाइवल का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा याद रखना कि बिजनेस का शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है. whenever the business sets an objective of survival, it's a short term objective. सर शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है हमारे पास, कि थोड़े टाइम पीरियड के लिए. क्यों सर? क्योंकि कोई भी बिजनेस यहाँ पे सर्वाइवल के लिए नहीं आता. एक एंटरप्रेन्योर जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है और रिस्क ले रहा होता है, तो वो यहाँ पे ये नहीं कि यार आई एम हियर फॉर द सर्वाइवल, वी आर हियर फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वी आर हियर फॉर द ग्रोथ, वी आर नॉट हियर फॉर द सर्वाइवल. तो सर्वाइवल इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव. अब सर्वाइवल का जो ऑब्जेक्टिव है यूजुअली वो कौन कंसिडर करता है, हमारे पास जितने भी हमारे पास स्टार्टअप्स होते हैं या फिर जितने भी हमारे पास न्यूली बॉर्न बिजनेसेस हैं. तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं और जितने भी न्यूली बॉर्न बिजनेसेस हैं, दे कंसिडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल. क्यों? क्योंकि वो नए बिजनेसेस हैं. और जब नए बिजनेसेस मार्केट के अंदर होते हैं तो यहाँ पे बहुत नेगेटिव फोर्सेस होती हैं जो कि उन्हें फेस करनी पड़ती हैं. अब सर नेगेटिव फोर्सेस का मतलब क्या है? दे आर न्यू इन द मार्केट, तो कंपटीशन है. नए हैं तो लैक ऑफ कस्टमर बेस है. नए हैं तो दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर रिलेशनशिप विद द सप्लायर. नए बिजनेस हैं सो दे डू नॉट हैव एनी stability in the market, they do not have any particular brand name or image in the market. So these are known as the negative forces that are going to push down the business. तो ये कुछ इनिशियल स्टेज में हमें नेगेटिव फोर्सेस को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है. तो इसके अंदर जो बिजनेस अपना ऑब्जेक्टिव रखता है दैट इज टू सर्वाइव, और सर्वाइवल के अंदर वो ये कहता है कि दैट इज टू गेट फुट होल्ड इन द मार्केट. अब जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं टीचिंग के अंदर आया तो टीचिंग के अंदर ऑलरेडी नंबर ऑफ टीचर्स होंगे जो मार्केट के अंदर पढ़ा रहे होंगे. तो मेरा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे सरवाइव करना है, मुझे यहाँ पे कंपटीशन को, लोग मुझे नहीं जानते, स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते, कॉलेजेस मुझे नहीं जानते, तो आई नीड टू वर्क ऑन एंड आई नीड टू गेट फुट होल्ड इन द मार्केट. मुझे कदम जमाने हैं अपने. और इस जब कदम जमा रहे होंगे तो यहाँ पे बिजनेसेस अक्सर जो ऑपरेट कर रहे होते हैं वो किस पॉइंट पे कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट. अब सर ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? कि इट इज अ पॉइंट वेयर द बिजनेस इज नॉट जनरेटिंग एनी प्रॉफिट और द बिजनेस इज नॉट फेसिंग एनी पर्टिकुलर लॉस. सो द ऑब्जेक्टिव इज टू सर्वाइव का मतलब है कि इतने पैसे कमा लें कि जो कॉस्ट और एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेसेस हैं वो कवर हो जाए. इतने पैसे कमा लें कि जो बिजनेस चलाने का खर्चा है वो पूरा हो जाए. तो जो नए बिजनेसेस होते हैं उनका टारगेट यही होता है कि भाई यूजुअली नए बिजनेसेस फेस लॉस एज वेल. आई डू एग्री कि 4 मंथ 6 मंथ्स तक तो वो फोरकास्टेड लॉस ही करते हैं कि हमारी सेल्स नहीं होंगे और हमें अपनी जेब से ही बिजनेस को रन करना होगा. लेकिन ऑब्जेक्टिव ये तो नहीं हो सकता ना कि 6 महीने तक ऐसे नहीं. दे आर गोइंग टू ट्राई हार्ड एंड दे आर गोइंग टू स्ट्रेटेजाइज दैट हाउ टू जनरेट दैट मच अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कि जो हमारे कॉस्ट है वो कवर हो जाए, जो हमारे एक्सपेंसेस ऑफ रनिंग द बिजनेस है वो कवर हो जाए. और ये हमारे पास शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है कि 1 साल 2 साल इनिशियल ईयर्स ऑफ द ट्रेडिंग के अंदर ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. अब जैसे ही बिजनेस सर्वाइव कर जाएगा यहाँ पे, सो द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू ग्रो, is not to maximize profit, is known as profit satisficing. अब जरा ये समझना जरूरी है प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है. देखो हमारे पास ये जो प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग है, सेटिस्फाइसिंग का जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास सेटिस्फैक्शन से. और सेटिस्फैक्शन का मतलब ये है कि मैं प्रॉफिट को जो है ना बहुत अलग तरीके से देखता हूँ. अगर आपसे कोई पूछेगा ना प्रॉफिट क्या है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू राइट कि प्रॉफिट इज नोन एज द अर्निंग ऑफ द बिजनेस आफ्टर पेइंग ऑल द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, जो कि सही है. सही है. कुछ लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना वो प्रॉफिट को कहते हैं कि प्रॉफिट इज नोन एज द रिवॉर्ड अगेंस्ट द रिस्क, क्योंकि हमने रिस्क लिया था तो हमें जो प्रॉफिट मिला है वो हमारा रिवॉर्ड है अगेंस्ट द रिस्क. ये भी सही है, एक्सेप्टेबल. मैं प्रॉफिट को पता क्या कहता हूँ? मैं प्रॉफिट को कहता हूँ मोटिवेशन है. Profit is known as the motivation for the individuals or motivation for the entrepreneurs or the individuals to continue or to expand the business. मेरे पास जब प्रॉफिट आएगा ना इनिशियली, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट को देखूंगा कि हाँ यार आई एम वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन. इट्स एन इंडिकेटर कि मैं सही काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट आना शुरू हो गया. इसका मतलब ये है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो कोप अप हो रही है एंड द बिजनेस इज पेइंग बैक टू मी. And when the business is paying back to me, so it's a motivation कि I'm working in the right direction. अब मुझे expand करना चाहिए, मुझे और further grow करना चाहिए ताकि मैं यहाँ पे और यहाँ पे expand करके profit maximize करूँ. तो ये जो word profit है ना यहाँ पे, वो यहाँ पे आप consider कर लें कि ये एक motivation है to continue the
बिजनेस। सर अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा तो, अब सुनिएगा, अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देयर इज अ चांस कि जो ओनर है और जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो बिजनेस को बंद कर दे। लेट सपोज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर हो चुका है, स्टिल द बिजनेस इज मेकिंग अ लॉस एंड और द बिजनेस इज सर्वाइविंग, मतलब मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो अब नाउ इट इज अ डीमोटिवेशन, क्या कोई फायदा ही नहीं है काम करने का, बंद कर देता हूँ, चलता है, और यहाँ पे कोई दूसरा पर्टिकुलर प्लान फॉलो करूंगा। लेकिन अगर प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा ना, तो अब मुझे एक सेटिस्फैक्शन होना शुरू हो जाएगी और एक मोटिवेशन आना शुरू हो जाएगी कि हाँ मैं सही काम कर रहा हूँ। और अभी ये जो प्रॉफिट आ रहा होगा, ये बहुत कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, मतलब सिंपल यहाँ पे मुझे रिटर्न मिल रहा है, और रिटर्न इतना मिल रहा है कि मेरी यहाँ पे जो ओनर है, बीइंग अ ओनर, मेरी नीड सेटिस्फाई हो रही है, और मेरा ये जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। कोई बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं है दैट आई एम मिंटिंग मनी और आई एम मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है क्योंकि इनिशियल ईयर्स में ना हम लोग, तो मेरी नीड सेटिस्फाई हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो रहा है, बिजनेस के इसके एक्सपेंसेस भी कवर हो रहे हैं, तो इट्स अ रिटर्न। अब यहाँ पे जितने भी स्मॉल बिजनेसेस होते हैं हमारे पास, दे यूजुअली सेट प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग एज एन ऑब्जेक्टिव, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस कैन नॉट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग एट द स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल बिजनेसेस, एक्सपैंडेड बिजनेसेस मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपके पास एक बहुत क्रूशियल डिसीजन ऑफ द लाइफ आ जाता है, एंड नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलर क्रूशियल डिसीजन। क्रूशियल डिसीजन ये है कि आपके पास एक सवाल आया, बहुत पहले का एक सवाल है, जिसके अंदर लिखा हुआ था व्हाई द ओनर्स डू नॉट वांट टू ग्रो द बिजनेस, और व्हाई सम बिजनेसेस रिमेन स्मॉल। उसके अंदर एक चीज लिखी हुई थी, ओनर्स ऑब्जेक्टिव, ओनर्स विलिंगनेस। यार एक बंदा बिजनेस एक्सपैंड नहीं करना चाह रहा, क्या उसको प्रॉफिट नहीं कमाना? हाँ होते हैं ऐसे लोग मार्केट में, क्योंकि उनको यहाँ पे एक चीज पता है कि अगर बिजनेस एक्सपैंड हुआ तो वर्कलोड बढ़ेगा, बिजनेस एक्सपैंड होगा तो बर्डन इंक्रीज होगा, एंड दे डू नॉट वांट टू इंक्रीज द बर्डन, दे डू नॉट वांट टू अफेक्ट द वर्क लाइफ। वो चाहते हैं कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रहे, काम भी हो, फैमिली भी हो, सोशल लाइफ भी हो, सब कुछ हो। तो इस टाइप के लोग फिर स्मॉल स्केल पे ऑपरेट करते हैं एंड दे सेटिस्फाई द प्रॉफिट कि इतना कमा लें कि हमारी नीड्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एक्सपेंसेस बिजनेस के पूरे हो जाएं, हमें कोई गाड़ियां बंगले नहीं बनाने, because they do not want to increase the workload, they do not want to imbalance, or they do not want to affect the work life balance, so that's why they remain at this small scale. तो प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव, कि आप सर्वाइव करने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट आना शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ बिजनेसेस और कुछ ओनर्स रुक जाएंगे, और कुछ ओनर्स यहाँ पे अब इस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके किसकी तरफ जाएंगे? एक्सपेंशन की तरफ, या फिर यहाँ पे दे आर गोइंग टू सेलेक्ट ग्रोथ एज एन ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट आ गया तो मोटिवेशन है, प्रॉफिट आ गया तो इसका मतलब इंडिकेटर है दैट आई एम वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन, प्रॉफिट आ गया तो अब मुझे एक्सपैंड करना चाहिए अगर मेरी विलिंगनेस है। अगर मुझे वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना है तो मैं स्मॉल स्केल पे रहूंगा, लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो नाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एज एन ऑब्जेक्टिव। और सर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन क्या है? वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, लेकिन दोबारा से मैं इस चीज को थोड़ा सा रीइंफोर्स करवा दूं कि एक्सपेंशन और ग्रोथ का मतलब है कि आप अपने बिजनेस साइज को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, या फिर सिंपली आप अपने पर्टिकुलर जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है बिजनेस का वो इंक्रीज कर रहे हैं। सो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग योर स्केल ऑफ ऑपरेशन और साइज, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे आप इंटरनल ग्रो करें, एक्सटर्नल ग्रोथ करें, डिपेंड्स कि व्हाट टाइप ऑफ द ग्रोथ यू वांट टू चूज। आप नई मार्केट में सेल कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, आउटलेट्स खोल रहे हैं, फ्रेंचाइजिंग कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द स्ट्रेटजी दैट यू वांट टू चूज, लेकिन ऑब्जेक्टिव है एक्सपेंशन। तो जब आप स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे बिजनेस इज गोइंग टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल है कि आपकी यहाँ पे कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम। एंड दिस इज हाउ अ पर्टिकुलर बिजनेस इज गोइंग टू अचीव द कॉस्ट बेनिफिट। अब सर कॉस्ट बेनिफिट का कॉन्सेप्ट क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट क्या है? दोबारा से मैं इस चीज को जरा समझा दूं। लेट सपोज आपका एक आउटलेट है, फास्ट फूड बिजनेस है आपका, और आप यहाँ पे जो मीट और वॉट एवर द सप्लाईज और मटीरियल और द इंग्रेडिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड, वो एक आउटलेट है तो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर बाय कर रहे हैं। लेकिन अब आप एक्सपैंड होगे, नाउ यू हैव 10 डिफरेंट आउटलेट्स, तो नाउ यू आर गोइंग टू बाय इन द बल्क क्वांटिटी।
और जब आप बल्क क्वांटिटी के अंदर बाय करते हो तो आपका सप्लायर आपको ऑफर करता है डिस्काउंट, क्योंकि आप ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहे हो। आप ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहे हो तो आपका बार्गेनिंग पावर, और आप उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए मेजर कस्टमर बन चुके हो, तो सप्लायर आपको डिस्काउंट देगा। तो ये डिस्काउंट किसको मिल रहा है? लार्ज स्केल बिजनेस को। स्मॉल स्केल बिजनेस को नहीं मिल रहा, लार्ज स्केल बिजनेस को मिल रहा है। प्लस फिर जब आप एक्सपैंड होगे तो आपकी यहाँ पे जो ब्रांड इमेज होगी और जो आपका ब्रांड नेम होगा वो भी ग्रो करेगा। आपके जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, या फिर फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे जो पर्टिकुलर विजिबिलिटी इन द मार्केट है वो बढ़ जाएगी। एवरीवन नोज यू, आप एक्सपैंडेड हैं। तो जब एक्सपैंडेड बिजनेस होते हैं, मल्टीपल लोकेशंस पे ऑपरेट कर रहे होते हैं, ऑनलाइन भी नजर आ रहे होते हैं, थ्रू एडवर्टाइजमेंट भी नजर आ रहे हैं, तो उनकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। और जब आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली कस्टमर परसीव दैट यू आर लार्ज स्केल बिजनेस, एक इमेज डेवलप हो जाती है अमंग द कस्टमर। और जब आप यहाँ पे एक्सपैंड कर रहे होते हो तो अब यहाँ पे वी आर डन विद द सर्वाइवल, वी आर डन विद द प्रॉफिट सेटिस्फैक्शन, वी आर डन विद द एक्सपेंशन। अब यहाँ पे आपका जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव होगा दैट इज टू इंक्रीज मार्केट शेयर। अब आप अपने यहाँ पे मार्केट शेयर को बढ़ाना शुरू करेंगे। अब सर व्हाट इज मार्केट शेयर, पहले तो इस चीज को जरा समझ लेते हैं। मार्केट शेयर का मतलब है कि आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो किस चीज को? आपकी सेल्स को विद द सेल्स ऑफ होल मार्केट। मतलब लेट सपोज मैं कहता हूं इन पाकिस्तान टोयोटा हैज द हाईएस्ट मार्केट शेयर व्हेन इट कम्स टू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल के अंदर टोयोटा का हाईएस्ट मार्केट शेयर है। क्यों? क्योंकि टोयोटा की सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स टोयोटा के हैं पाकिस्तान में, इसकी वजह से मार्केट शेयर ज्यादा है। तो मार्केट शेयर का मतलब हो गया हमारे पास कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सेल्स यू कंट्रीब्यूट अगेंस्ट द सेल्स ऑफ होल मार्केट। कैसे कैलकुलेट होगा? लेट सपोज सेल्स ऑफ एक्स बिजनेस अपॉन सेल्स ऑफ होल मार्केट मल्टीप्लाई बाय 100, द आंसर वुड बी इन परसेंटेज। अब लेट सपोज टोयोटा की सेल्स हैं 20 मिलियन, और पूरी मार्केट की सारी होंडा सुजुकी किया इन सबकी जो सेल्स है वो है 100 मिलियन। मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ रहा है आपके पास 20%। तो इसका मतलब ये है कि टोयोटा हैज 20% नंबर ऑफ कस्टमर्स। मतलब टोटल जो 100% कस्टमर्स हैं, मार्केट साइज है, उसमें 20% कस्टमर्स किसके पास हैं? टोयोटा के पास है। पेप्सी हैज द हाईएस्ट मार्केट शेयर। तो सारी सॉफ्ट ड्रिंक में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स और सेल्स मार्केट में किसकी होती है? पेप्सी की होती है। दैट्स अ केस। तो यहाँ पे अब आपका मार्केट शेयर है। अब मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या करने पड़ेंगे? इंक्रीज। और नंबर ऑफ कस्टमर्स कैसे इंक्रीज होंगे? आप यहाँ पे यूज करोगे प्राइस रिडक्शन स्ट्रैटेजी। अब सब प्राइसेस को रिड्यूस करूंगा कैसे? कॉस्ट कैसे कवर होगी? इधर देखो ना बच्चों, हमने जब एक्सपेंशन करी थी तो एक्सपेंशन से हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो गए थे और हमारी कॉस्ट कम हो गई थी। तो जब मेरी कॉस्ट कम हो गई थी तो मैं अब यहाँ पे अपनी प्राइसेस को रिड्यूस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी कॉस्ट कम हो गई है। पहले कॉस्ट 10 रुपए थी, अब कॉस्ट 5 रुपए। तो पहले मेरी सेलिंग प्राइस 12 रुपीज थी, अब मेरी सेलिंग प्राइस अगर 8 रुपीज हो जाएगी तो भी मुझे फर्क नहीं, क्योंकि मेरी कॉस्ट कम हो चुकी है। So now when the business is achieving the cost benefit or the economies of scale, so the business can reduce the prices in order to get more number of customers. Now the business is going to attract the customer by using price reduction as a strategy. और plus मैं expanded भी हूँ, लार्ज स्केल भी हूँ, तो मैं दूसरे कंपेटिटर्स को मार्केट से वाइप आउट भी कर सकता हूँ कि मेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट, established business is charging lower prices, so why to buy the product from the other businesses, small scale businesses? तो मैं प्राइस रिडक्शन यहाँ पे जब स्ट्रेटजी यूज करूंगा तो मेरी यहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या हो जाएंगे बच्चों? बढ़ जाएंगे। और इससे मेरा यहाँ पे मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाएगा। और जब मेरा मार्केट शेयर बढ़ता रहेगा तो एक पॉइंट पे मेरे पास मार्केट की क्या आ जाएगी? लीडरशिप। तो टोयोटा हैज द हाईएस्ट मार्केट शेयर, सो इट मींस इन पाकिस्तान टोयोटा हैज द लीडरशिप, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स, सबसे ज्यादा सेल्स टोयोटा की है।
पाकिस्तान में पेप्सी हैज द हाईएस्ट मार्केट शेयर, सो अमंग्स ऑल द अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स पेप्सी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड द सेल्स। तो इसकी वजह से, और जब आपके पास लीडरशिप होती है तो यहां पे आप बन जाते हो प्राइस सेटर। when you get the leadership, repeat कर रहा हूं, when you get the leadership, now you are going to be a price setter। और जब आप प्राइस सेटर बन जाते हो तो यहां पे यू आर गोइंग टू चार्ज हायर प्राइसेस, क्योंकि आप प्राइस सेटर हैं, यू आर नॉट अ प्राइस टेकर। अब इस कॉन्सेप्ट को सुनना जरा। मार्केट के अंदर देयर आर टू टाइप ऑफ बिजनेसेस, एक होते हैं लार्ज स्केल बिजनेसेस, उन वो सारे बिजनेसेस जिनके पास लीडरशिप है, और दूसरे हमारे पास वो बिजनेसेस होते हैं जो कि स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं, तो दे डू नॉट हैव द लीडरशिप। तो जो मार्केट के लीडर्स होते हैं ना, वो यहाँ पे बन जाते हैं प्राइस सेटर। दे आर गोइंग टू सेट द प्राइसेस एंड द अदर बिजनेसेस विल फॉलो देयर प्राइसिंग। उनको देखते हुए वो अपनी प्राइसेस को लोअर डाउन करेंगे, उसके हिसाब से सेट करेंगे, उससे ज्यादा प्राइसेस सेट नहीं कर सकते बिकॉज दे डू नॉट हैव द लीडरशिप। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आपके पास मार्केट में लीडरशिप होगी तो आप प्राइस सेटर होगे, और आप यहाँ पे जब प्राइस सेटर हो तो अब यू हैव द हाईएस्ट मार्केट शेयर, लीडरशिप, ब्रांड नेम एक्सपैंडेड, सारे फैक्टर्स, सारे पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस और फैक्टर्स आपके पास हैं। तो यहाँ पे आप हाई प्राइसेस चार्ज करके यू आर गोइंग टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सो दिस इज हाउ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्क्स। एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है कि नाउ यू आर मिंटिंग मनी, यू आर वर्किंग ऑन द 50-100%। प्रॉफिट सेटिस्फाई में तो मतलब 5-10% था ना, कि आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा है कि आपकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, आपकी बेसिक नेसेसिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेटिस्फाई हो रहा है। बट इन मैक्सिमाइजेशन यू आर मिंटिंग मनी। तो एप्पल जो है वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है ना। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एन आईफोन इज अंडर $400, अराउंड $350 पर आईफोन, एंड दे आर चार्जिंग $1,200। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर चार्जिंग 203% प्राइसेस अबव देन द कॉस्ट, दे आर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग में और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में किस चीज का डिफरेंस है? द डिफरेंस इज ऑफ परसेंटेज। क्योंकि जब आप प्रॉफिट सेटिस्फाई कर रहे होते हो तो यू आर वर्किंग ऑन द 5-10-15%, बट व्हेन यू आर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट यू आर चार्जिंग 50%, 100% ऑफ द प्रॉफिट इन योर सेलिंग प्राइस। दिस इज हाउ प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज एंड दिस इज द होल साइकिल दैट यू नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो बच्चे का कॉन्सेप्ट ये है कि सर्वाइव किया, ग्रो किया, मैक्सिमाइज किया प्रॉफिट। नो, दिस इज नॉट अ केस। पहले आप सर्वाइव करते हो, सर्वाइवल के बाद यहाँ पे आप प्रॉफिट सेटिस्फाई करते हो। नाउ प्रॉफिट सेटिस्फैक्शन इज एन इंडिकेटर, फिर आप उसे एक्सपैंड करते हो, फिर ग्रोथ के बाद आप अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करते हो एंड देन यू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सो दिस इज द होल साइकिल दैट नीड्स टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो गाइस अब हमारे पास वी आर डन विद द सर्वाइवल, we are done with the profit satisficing, we are done with the expansion, we are done with increasing market share, we are done with the profit maximization। अब आइए जरा इंक्रीजिंग शेयर होल्डर वैल्यू, इस कॉन्सेप्ट को सुनते हैं और इसके बाद फिर सीएसआर की तरफ बढ़ते हैं एक चीज को डिस्कस करने के बाद। अब यहाँ पे एक चीज को सुनिएगा हमारे पास, कि ये जो 6 मेरे पास मैं एज अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा हूं, दैट इज टू इंक्रीज शेयर होल्डर वैल्यू। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू? सबसे पहली चीज तो ये हमारे पास कि इट इज एन ऑब्जेक्टिव दैट इज यूजुअली सेट बाय पीएलसी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, a company that is listed in the stock exchange, that has the right to issue the shares to the general public, and they are listed in the stock exchange। तो कंसिडर ये किया जाता है कि जो हमारे पास पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर जो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, because they are the investors, they provide the finance to the company, and on the basis of that finance and on the basis of that share capital company operates। तभी तो हमारे पास एक प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जर्नी यही होती है ना, कि दे आर इन नीड ऑफ फाइनेंस, तभी तो वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं, तभी तो वो यहाँ पे अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट करते हैं, तभी तो वो यहाँ पे फ्लोटेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं, तभी तो वो यहाँ पे अपने रिटेन कंट्रोल को लूज करते हैं, बिकॉज दे आर इन नीड ऑफ फाइनेंस। तो इशूइंग द शेयर्स इज नोन एज वन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस। सो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर शेयर होल्डर हैज अ इंपॉर्टेंट वैल्यू एंड दे आर कंसिडर्ड एज अ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर।
तो इंक्रीजिंग शेयर होल्डर वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर होल्डर की वैल्यू कैसे इंक्रीज कर सकती है। सिंपली मेरे पास जो तरीका है समझाने का वो ये है कि कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करे। अब चाहे वो यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो, सोशल परफॉर्मेंस हो, द एरिया दैट वी हैव कवर्ड इन दी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जब कंपनी की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी ना, तो उससे यहाँ पे होगा क्या, उससे ये होगा कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी इंप्रूव होगी। और जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो यहाँ पे कंपनी इज गोइंग टू गिव आउट हायर अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स, डिविडेंड्स बढ़ेंगे। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी तो दे आर गोइंग टू गिव आउट हायर अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को ज्यादा अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स मिलेंगे। और जब डिविडेंड्स मिलेंगे तो इससे शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी, यस, because the company is returning and the company is paying higher return against their investment. दूसरा, जब कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है तो यहाँ पे कंपनी की शेयर की प्राइस इंक्रीज होती है। और जब शेयर प्राइस इंक्रीज होती है हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे शेयर होल्डर की जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो रीवैल्यू करती है, और दैट इज अ कैपिटल गेन। कि उन्होंने जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की थी, कि उन्होंने ₹10 के शेयर्स बाय करे थे, ठीक है, $10 पर शेयर था। नाउ द शेयर वैल्यू इज ऑफ $15, या फिर फॉर एग्जांपल शेयर प्राइस $15 हो गई है, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, कंपनी हैज द वैल्यूएशन इन द मार्केट। तो इससे यहाँ पे शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी। So the only thing that the company can do to increase the shareholder value or to maximize the shareholder value is to increase the financial performance. क्योंकि जब financial performance होगी तो profitability बढ़ेगी, company is going to give out higher amount of dividends, and through their performance they can increase their value, जिससे share price बढ़ेगी और company के shareholders की investment increase होगी. So this is the case with the increasing shareholders value. Now we are heading towards a concept कि क्या बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हमेशा सेम रहेंगे। अ बिजनेस दैट इज मिंटिंग मनी, अ बिजनेस दैट इज मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, तो क्या हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहेगा? या एक बिजनेस जो अभी सर्वाइव कर रहा है, क्या हमेशा वो सर्वाइव ही करेगा? नो, इट्स नॉट अ केस। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे पास हम एक लाइन लिख लें यहाँ पे कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स टू change over a period of time। कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स कभी भी सेम नहीं रहते, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स विद द फेज ऑफ टाइम चेंज होते हैं। अब सर चेंज क्यों होते हैं? वी हैव एन एग्जांपल। बहुत सारे बिजनेसेस थे, दे वर मिंटिंग मनी, दे वर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, दे वर ग्रोइंग बिफोर कोविड। लेकिन 2019 के अंदर हमारे पास पैंडेमिक आता है और जितने बहुत सारे बिजनेसेस थे कि वो वहां पे अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करते हैं मैक्सिमाइजेशन से सर्वाइवल की तरफ। बहुत सारे बिजनेसेस थे, दे वर एग्जीक्यूटिंग देयर एक्सपेंशन एंड द ग्रोथ प्लान्स, वो रुक जाते हैं और वो सर्वाइवल पे आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है कोविड की कि जो बिजनेसेस प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे थे बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, अब वो क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो हमारे पास एक चीज तो हमने पढ़ी थी कि हमारे पास एएस के अंदर एक टॉपिक है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक एंड वी आर डन विद दैट। कि जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। इकोनॉमिक रिसेशन आता है, चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं, पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, तो इन सारी केसेस के अंदर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्यों चेंज होते हैं? बिकॉज ऑफ द टू रीजंस। नंबर वन हमारे पास इंटरनल, नंबर टू हमारे पास है एक्सटर्नल। कुछ फैक्टर्स इंटरनल होते हैं जो कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को इन्फ्लुएंस करते हैं टू चेंज, और कुछ फैक्टर्स हमारे पास एक्सटर्नल होते हैं दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑब्जेक्टिव टू चेंज। अब से ये इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं? तो आज एक्सटर्नल का मतलब है हमारे पास कि लेट्स सपोज इकोनॉमी के अंदर बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन इकोनॉमिक रिसेशन आ जाता है। अब जब इकोनॉमिक रिसेशन आ गया है तो ओवरऑल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम हो गई है। People are not spending because of the inflation, because of the lower income. Many of the individuals have lost their jobs, they are unemployed. So now they are not going to spend. तो ये जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, सिनेमाज हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स के आउटलेट्स हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी बैडली अफेक्टेड बिकॉज पीपल हैव स्टॉप स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गई है।
और जब कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गई है तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम हो गई है, और जब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम हो गई, सो नाउ द प्रोड्यूसर इज नॉट मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, दे आर नॉट जनरेटिंग दैट मच अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इन प्रॉफिट जो कि वो पहले कर रहे थे। तो उनका ऑब्जेक्टिव सीधा घूम के हमारे पास प्रॉफिट से सर्वाइवल पर आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास कोई पर्टिकुलर या तो कोई पैंडेमिक आ जाता है, या फिर पर्टिकुलर हमारे पास कोई स्टेट ऑफ वॉर है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाती है हमारे पास, पॉलिटिकल टेंशन हो जाती है। तो इन दैट पर्टिकुलर स्टेट क्या हम यहाँ पे ग्रो करेंगे? क्या फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास आज से फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हमारे पास यूक्रेन और रशिया के अंदर हमारे पास एक पॉलिटिकल वॉर चल रही थी, तो क्या वहां पे रशिया के अंदर यूक्रेन के अंदर जो बिजनेसेस थे दे वर सर्वाइविंग और दे वर मेकिंग ग्रोथ? नो, दे वर सर्वाइविंग। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से बिजनेस के ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं, और इसी तरीके से हमारे पास इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। अब सर इंटरनल फैक्टर्स का मतलब क्या है? इंटरनल फैक्टर्स का मतलब है हमारे पास कि लेट्स सपोज सबसे पहली चीज है हमारे पास ओनर्स विलिंगनेस। हमने देखा बिजनेस सर्वाइव करने के बाद प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग पे आया, प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग से ग्रोथ पे जा रहा था, तो इट वाज द ओनर्स विलिंगनेस कि मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, मैं इतने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में अर्न नहीं करूंगा या सिर्फ सेटिस्फाई नहीं करूंगा, आई वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो उसने फिर अपने बिजनेस को क्या करा, एक्सपैंड करा। तो इट वाज द ओनर्स विलिंगनेस, इट वाज द ओनर्स चॉइस कि उसने यहाँ पे ग्रो करा, एक्सपैंड किया, प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया। कुछ ओनर्स होते हैं दे डू नॉट वांट टू कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे थे, कि लेट सपोज मैं कोचिंग भी पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इन मल्टीपल कॉलेजेस, मैं 5 बजे तक शाम में सिर्फ कॉलेजेस पढ़ा रहा होता हूँ, तो मैं आई एम मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसा नहीं है लेकिन सिर्फ सुन लेना, ठीक है, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। तो मैंने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया और मैंने कहा नहीं यार, आई वॉन्ट टू क्रिएट द वर्क लाइफ बैलेंस, मैं कट डाउन कर रहा हूँ, अब मैं इतना नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैंने जो एक्सपेंशन थी वो रोकी और अब मैं प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग पे आ गया कि मैं सिर्फ मल्टी कुछ कॉलेजेस में पढ़ाऊंगा और शाम में एक आध बैच पढ़ाऊंगा, दैट्स इट। तो इट्स माई चॉइस, जिससे ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। या फिर हमारे पास चेंज इन मैनेजमेंट भी एक चीज होती है। अब सर चेंज इन मैनेजमेंट क्या है? चेंज इन मैनेजमेंट का मतलब है कि लेट्स सपोज बिजनेस टेक ओवर हो रहा है, तो व्हेन वन पर्टिकुलर बिजनेस इज टेकिंग ओवर अनदर बिजनेस, तो जो एक्वायरर बिजनेस है, जो प्रेडेटर कंपनी है, कि लेट्स सपोज पाकिस्तान में करीम हैज बीन टेकन ओवर बाय उबर, तो उबर की नई मैनेजमेंट आएगी तो उबर अपने ऑब्जेक्टिव को इंप्लीमेंट करेगी इन करीम। इसी तरीके से बिजनेस मर्ज हो रहे हैं तो आफ्टर द मर्जर मैनेजमेंट चेंज हो रही है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव कैन चेंज। या फिर ये भी हो सकता है हमारे पास कि नई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सो द शेयर होल्डर्स हैव इलेक्टेड द न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव सेट न्यू ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव, ये भी हो सकता है। तो चेंज इन मैनेजमेंट भी हमारे पास एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे पास ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं, तो अगर एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है एक्सप्लेन वन वे हाउ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव मे चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप बता दें विद द एग्जांपल कि कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल इकोनॉमिक रिसेशन की दे दें, ओनर विलिंगनेस दे दें, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू एन एप्लीकेशन एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन कि इस वजह से ऐसे बिजनेस ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं। ओके गाइस, सो अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक चीज है दैट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड इज ट्रांसलेशन of business objectives। अब से ये ट्रांसलेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या? देखो इस चीज को यहाँ पे समझना कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है एट द अपर लेवल, उसके बाद उसे कम्युनिकेट किया जाता है विद द लोअर लेवल एम्प्लॉयज, और जब विद द लोअर लेवल एम्प्लॉयज उसको कम्युनिकेट किया जाता है तो दिस इज हाउ इट इज अचीव्ड। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं समझाने के लिए, फिर एक कॉर्पोरेट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट दे नीड टू कलेक्ट इज $4,000। उसके 4 डिविजन हैं, $1,000 पर डिविजन हमारे पास ये रेशियो आता है, तब जाके ये कलेक्ट होगा। टोटल अमाउंट कितनी कलेक्ट करनी है? 4,000। द बिजनेस हैज 4 डिविजन्स, 1,000 1,000 1,000 1,000 हमारे पास। अब हर डिविजन के अंदर 10 लोग हैं, तो हर बंदा $100 कंट्रीब्यूट करे,
इसी तरीके से सेकंड डिवीजन के अंदर $100 10 इंडिविजुअल्स, थर्ड डिवीजन के अंदर $100 10 इंडिविजुअल्स, एंड द सेम केस इज विद द फोर्थ डिवीजन। अब यहाँ पे जब ये सब कंट्रीब्यूट करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज कलेक्ट हो जाएगी। हर डिपार्टमेंट में हर जो 10 बंदे हैं वो $100 कंट्रीब्यूट करेंगे तो टोटल 1000 हो जाएंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, फोर्थ डिवीजन में भी। और जब सारे डिविजन्स कंट्रीब्यूट करेंगे तो ओवरऑल ये चीज कलेक्ट हो जाएगी। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव भी ऐसे हैं कि बिजनेस टोटल कॉर्पोरेट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट करता है, फिर उसे कम्युनिकेट करता है विद द लोअर लेवल्स, और फिर लोअर लेवल्स कंट्रीब्यूट करते हैं इन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सर कैसे, आ जाओ। सबसे पहले हमारे पास सेट होते हैं कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, फिर कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव डिवाइड हो जाते हैं इनटू डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, फिर ये डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू आवर डिपार्टमेंटल स्ट्रेटजी दैट हाउ वी कैन अचीव दिस। फिर डिपार्टमेंटल स्ट्रेटजी कन्वर्ट हो जाती है इनटू डिपार्टमेंटल टैक्टिक। अब सर कैसे, आ जाओ सुनते हैं समझते हैं। सबसे पहले अपना कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव सेट किया कि बिजनेस ने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव सेट किया दैट दे वांट टू एक्सपैंड। ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस है, द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव और द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। फिर यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने डिवाइड हुआ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना क्या ऑब्जेक्टिव सेट करे जिससे वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सके इन द ओवरऑल एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट किया कि वो यहाँ पे मार्केट शेयर इंक्रीज करेंगे, मतलब वो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ करेंगे। जब सेल्स बढ़ेंगी, मार्केट शेयर बढ़ेगा तो ओवरऑल बिजनेस एक्सपांड करेगा। तो अब यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्ट्रैटेजी क्या हुई कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना रहा है कि वो किस तरीके से यहाँ पे मार्केट शेयर कंट्रीब्यूट करें या मार्केट शेयर के ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। क्योंकि स्ट्रैटेजी आर द एक्शंस एंड डायरेक्शंस दैट वी फॉलो। गूगल मैप वाली एग्जांपल याद है कि अभी मैं पीसीएचएस पे हूं, मुझे डिफेंस जाना है, तो डिफेंस इज द ऑब्जेक्टिव, द रोड, दैट पर्टिकुलर रूट दैट आई एम गोइंग टू फॉलो विल बी नोन एज द स्ट्रैटेजी। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो ये बनाई है कि दे आर गोइंग टू इंक्रीज द प्रमोशन। वो डिफरेंट वायरल मार्केटिंग और प्रमोशंस करेंगे जिससे यहाँ पे अवेयरनेस इंक्रीज होगी और सेल्स बढ़ेंगी। टैक्टिक, प्रमोशन के अंदर क्या करेंगे, प्रमोशन के अंदर क्या टेक्निक्स वो यूज करेंगे, वो यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, पीआरस एंड कोलैबोरेशंस करेंगे जिससे यहाँ पे प्रमोशन इंक्रीज होगी। और जब प्रमोशन इंक्रीज होगी इफेक्टिवली तो मार्केट शेयर बढ़ेगा, और जब मार्केट शेयर बढ़ेगा तो इससे यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन दी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेंशन। अब ये एक्सपेंशन के ऑब्जेक्टिव चारों डिपार्टमेंट्स में, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस। फिर मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस, एचआर अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, फिर उसके अंदर टैक्टिक्स बनाएंगे। तो टेक्निक्स इफेक्टिवली काम करेंगी तो स्ट्रैटेजी फॉलो होगी, स्ट्रैटेजी फॉलो होगी तो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे, और जब सारे डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे तो इससे ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। दिस इज हाउ the objectives are divided and it is known as the translation of the business objective. Is it clear, guys?